हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। तो मैं अब इस वीडियो में मैं सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं जो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 2021 के नए नियमावली को भी अच्छी तरह से जाने, ये चीज़ को लेकर मैं आया हूं। और आप सभी इस वीडियो को देखें जिससे आप सभी को भी हेल्पफुल हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसके नियमावली और क्या प्रिपरेशन करना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके वीडियो। तो देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो अपना एक नियम, जैसे कि आप लोग यूपीएससी का नाम सुने होंगे, इसी तरह जेपीएससी जो एक पीसीएस है ये सेंट्रल लेवल का है और ये भी अपना अपने नियम ये भी निकालते हैं, ये भी निकालते हैं। तो जो जेपीएससी का तैयारी करते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं, तो इन सबको मैं बताऊंगा कि कितने योग्यता चाहिए पढ़ाई लिखाई, कितने मार्क्स लाने होंगे और क्या नियम है और कौन सा बुक लिस्ट क्या है, आप क्या पढ़ें कि आपका चयन हो, ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो झारखंड लोक सेवा आयोग जो है यानी जेपीएससी जो है उसका नियमावली में पहला नियम ये है कि जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग का कहना है कि मैं हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जेपीएससी यानी पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा, जेपीएससी द्वारा जेपीएससी कंडक्ट कराएगी झारखंड लोक सेवा आयोग में। और अगर नहीं हो पाया, एक बार नहीं हो पाया तो हर 2 वर्ष में, 1 वर्ष या 2 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष में हर बार कंडक्ट करवाएगी। और इसमें कौन लोग, दूसरी बात है, ये तो हो गया पहला नियम कि हर 1 वर्ष कंडक्ट करवाएगी। इसमें लोग आखिर इसमें फॉर्म कौन भरेंगे, इसका कुछ तो एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम जो है उम्र होना चाहिए वो 21 ईयर, 21 साल का होना चाहिए। और अधिकतम उम्र जो है वो 35 ईयर होना चाहिए, 35 ईयर। ये देखिए, ये जो है वो जनरल कैटेगरी का। अब बात आता है आरक्षण की। तो आरक्षण जो है, आप सबको इसमें आरक्षण के बारे में भी पता चल जाएगा कि आरक्षण जो अभी लगभग आरक्षण को लेकर सभी दल माने जो भी है राजनीतिक दल इस पर कार्य करते हैं। तो देखिए, आरक्षण की बात करें तो जो ओबीसी है, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी 1 या 2, इसका जो है ये मान लीजिए उम्र जो है वो जनरल है 35 वर्ष, ठीक है। यानी 35 वर्ष तक आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी का। और जो ओबीसी 1 या ओबीसी 2 में आते हैं वो 35 वर्ष जो सबका है वो, और +2 ईयर, यानी टोटल मिला के 37 ईयर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करें ओबीसी
1 2 या सामान्य वर्ग के महिला की बात करें, महिला इसके जो है वो 35 वर्ष है और आरक्षण के तौर पर 3 वर्ष दिया गया है, यानी टोटल ये 38 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और बात करें एसटी हो या एससी हो, इनका जो है वो 35 वर्ष ये है और 5 साल और, यानी आप ये जो है वो 40 यानी 40 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और बात करें EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ये जो है यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये जो है ये 35 वर्ष जो ये है समान 35 वर्ष की आयु सीमा तक ही भर सकते हैं फॉर्म। बात करें विकलांग, जो व्यक्ति विकलांग है वो 35 वर्ष ये है और प्लस 10 वर्ष यानी 10 ईयर ये, यानी कि 45 ईयर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो सैनिक है, सैनिकों का भी यहाँ आरक्षण दिया गया, अगर वो सैनिक है किसी मतलब वो सैनिक रहा है और फिर वह जेपीएससी का फॉर्म भरना चाहे या एग्जाम लिखना चाहे, झारखंड लोक सेवा आयोग में अपना योगदान देना चाहे, तो 35 वर्ष और 5 वर्ष यानी 40 ईयर तक वो भी फॉर्म भर सकता है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट आने की कहने का मतलब है जो एज है ना आप बहुत ज़्यादा का मतलब है कि जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट रहते हैं वो अधिकतम जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपना जो जॉब है वो 21 से 28 इतने दिन में वो अपना जॉब ले लेते हैं। अब बात करें, ये तो उम्र हो गया, अब से योग्यता की बात करें। तीसरा है योग्यता, क्या उनको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर यदि झारखंड लोक सेवा आयोग आपसे मतलब पढ़े लिखे की बात करता है तो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और कौन लिख सकता है एग्जाम इसके। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर स्नातक में लास्ट ईयर या फिर स्नातक उत्तीर्ण हो, ये आने की कहने का मतलब है जनरल समझ ले तो बीए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे आप ये मत सोचिए कि इससे नजदीक जो पीजी करेगा वो नहीं भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको न्यूनतम जो है वो मतलब बैचलर डिग्री आपको न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम तो पीजी करता है और बीटेक करता है, एमटेक करता है, ये सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको न्यूनतम बैचलर डिग्री चाहिए। मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई किए तो उसमें आपको जो जेपीएससी है, मैं अगले वीडियो भी इसके जो प्रारंभिक परीक्षा के मैं प्रारंभिक परीक्षा का
जो सिलेबस है उसको बताया हूँ। जैसे जो जेपीएससी है आपको वो तीन स्टेज में लेता है एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार का मतलब हुआ इंटरव्यू। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है, तो सरकार का मानना है, जो अपना नियम बनाए हैं उनका मानना है कि जो व्यक्ति, चौथा नंबर में है कि जो व्यक्ति एग्जाम लिखे हैं प्रारंभिक परीक्षा का, उनका न्यूनतम जो कटअप है उसमें कटअप दिखाता है वो 40% होना चाहिए। 40%। अब ये न्यूनतम है, अधिकतम जो है वो सीट यानी पद को देखते हुए उसमें निर्धारित करते हैं, लेकिन न्यूनतम 40 होना चाहिए। इसमें आरक्षण की बात करें, आरक्षण तो अगर कोई कैंडिडेट एसटी हो या एससी हो तो उसे 32% तक का, मतलब आपका जनरल का 40 है तो जो एसटी एससी है उनको 32 होना चाहिए। दूसरा ओबीसी 1 है या 2 है, इनका जो है वो 36.5% होना चाहिए। जो विकलांग वो है, जो विकलांग है उसे 30% होना चाहिए। और जो ईवीएस है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का जो है उसे 40% होना चाहिए। ये आरक्षण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर यदि आप इससे मतलब इस आरक्षण से, कहने का मतलब है कि अगर टोटल 100 मार्क्स का है, 100% का है, तो जनरल वाले को 40% अनिवार्य है। अगर कटअप के हिसाब से ये न्यूनतम कटअप है 40%, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। कई बार इससे अवर का जो 252 है उसमें आपको लगभग 60% कटअप उठाया है, माने कि 100 यानी 50 से 60% के बीच, 50 से 60% के बीच यानी 130 प्रश्न आपको सही करने थे। उसमें भी आरक्षण के अनुसार ये जनरल लोगों का था। आरक्षण की बात करें तो 40% है, यानी जनरल लोग 40% लाएंगे, ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 36.4% लाएंगे, और जो विकलांग होंगे उनका जो है वो 30% होना है, और जो एसटी है या एससी कैंडिडेट है वो 32% है। तो इन सभी को प्रारंभिक परीक्षा में मतलब इतना का गैप का आरक्षण दिया गया है, जनरल से लेकर एसटी एससी तक। अगर यदि आप इतना यानी कटअप से पार किए हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा समझ लीजिए आप उत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है। आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण पा गए, मतलब यह हुआ कि आप उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए। तो आपको फिर जब आप इतना इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपका कटअप तो बता दिया कितना होना चाहिए। और पांचवा बात यह है कि अगर यदि आप मुख्य परीक्षा लिखें, ठीक है, आपका कटअप सही है, आपने मुख्य परीक्षा लिखा, तो सिलेक्शन कितने व्यक्ति का होगा? सिलेक्शन कितने व्यक्ति का होगा? जैसे कि कोई मतलब सरकार ने जेपीएससी जो है वो परीक्षा ले रहा है, उसमें
300 सीट निकालना है। तो जो व्यक्ति मुख्य परीक्षा में लिखे हैं एग्जाम, मुख्य परीक्षा एग्जाम लिखे हैं, तो 300 का 15 गुना यानी 15 दिए 4500 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू देंगे, साक्षात्कार में सहयोग देंगे, उसमें इंटरव्यू देंगे। तो जब सोचिए कितना मेहनत करना होगा आपको, है ना, मेहनत तो पूरी करनी होगी तभी सिलेक्शन होगा। और यहाँ तक अगर आप का जैसे 4500 सीट में फिर जो है वो मेरिट बनता है, मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आपका नाम आया मेरिट लिस्ट में, तब समझिए कि तब आपका सिलेक्शन होगा। और उसमें भी आपका पद जो है वो आरक्षण मार्क्स के अनुसार ही आपको पद दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर यदि जो एग्जाम लेते हैं जेपीएससी जो एग्जाम लेते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू, तो इसमें पूछे क्या जाते हैं, है ना। तो जो प्रीलिम्स के बारे में मैं इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, आप देखिए और उसको देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसमें जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2। इसमें जो जनरल स्टडी पेपर 2 है, इसमें ओनली झारखंड के बारे में आपको पूछे जाएंगे, झारखंड से, जो कि 100% पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स का। और इससे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सेंट्रल लेवल यानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में जितने भी मतलब राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, एवं जितने भी व्यवस्थाएं हैं, खेल कूद है, इन सभी से 90 प्रश्न। और झारखंड से, ओनली झारखंड से, देखिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीलिम्स के व्यू से। देखिए ये 100 प्रश्न यहाँ, 10 प्रश्न यहाँ, यानी कि 100 प्रश्न यहाँ से भी, यानी 200 मार्क्स का आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो कट ऑफ निकलता है कि कितना, देखिए ये एक ऐसा परीक्षा है इसमें लगभग सारे लोगों का सपना होता है कि हम एक उच्च अधिकारी बने। तो इसमें बहुत लोग फॉर्म भर अप्लाई भी करते हैं। तो कट ऑफ के अनुसार जैसे इस बार 130 प्रश्न था, यानी 100 प्रश्न झारखंड और 100 प्रश्न जो है वो झारखंड प्लस भारत, ये दोनों मिला के आपको 130 प्रश्न सही करने थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं था। तो हमें नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, अगर रखेंगे तो वो तो जेपीएससी निर्धारित करेगी कि नेगेटिव मार्किंग रखा जाए या ना रखा जाए। यूपीएससी जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखता है, नेगेटिव मार्किंग। देखिए जेपीएससी जो है और यूपीएससी, जेपीएससी जो है ये स्टेट लेवल का होता है, और ये यूपीएससी जो है पूरा इंडिया, चाहे यूटी हो, स्टेट प्लस यूटी प्लस जो भी अगर जैसे नेपाल हो गया, जो भी मतलब जिसका वीजा नहीं लगता, ठीक है, यानी कि आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ वीजा नहीं लगेगा, तो ऐसे देश भी इसमें कंडक्ट करते हैं, एग्जाम लिखते हैं। तो बात करें हम लोग जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की, तो छोड़िए अभी यूपीएससी, अब जेपीएससी के बारे में ही सोचें समझें। अब यहाँ से आपने 130 प्रश्न आने की उत्तीर्ण हो गए, यानी जनरल के लिए था इतना, और जो भी एसटी एससी ओबीसी जो भी है कैटेगरी, इसमें
और भी एग्ज़ाम के व्यू से मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेंस का। मेंस में हमें क्या पूछे जाएंगे? बात यह है कि हमें अगर यदि हम प्रीलिम्स पास कर लिए, हम प्री पास कर लिए, हम उत्तीर्ण हो गए, तो हम मेंस में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है मेंस, वो 1150 मार्क्स का पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 6 पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में एक जो है, अच्छा पेपर जो है वो सभी 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। और 3 घंटे में आपको जो मार्क्स होगा वो पेपर वाइज में बटे होंगे, ठीक है। तो पहला पेपर में जो पूछे जाएंगे वो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे जो है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटा होगा, 2 वर्ग में बटे होंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सेक्शन ए होगा जो 50 मार्क्स का होगा यानी हिंदी, और सेक्शन बी जो है वो भी 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का होगा, वो अंग्रेजी होगा, ठीक है, अंग्रेजी होगा। यानी कि 2 सेक्शन में बटे होंगे, आपको क्वेश्चन करने हैं। ये 3 घंटे का होगा, 3 घंटा का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको न्यूनतम जो है, न्यूनतम 30% मार्क्स आपको जनरल, मतलब कहने का मतलब जेन्युइन है कि आपको लाना ही होगा, तभी आप अगला परीक्षा एग्जाम लिख सकेंगे। और इसमें 30% अगर नहीं है तो आपका एग्जाम में कितना भी नंबर ले आइए कोई मायने नहीं रहेगा। तो मतलब 30% मार्क्स आपको ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए। दूसरा में जो है आपको भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य जो है ये भी 3 आवर का होगा, और इसमें 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, 150 मार्क्स का होगा। और ये 100 मार्क्स जो है ये कुछ मतलब जो भी मेरिट बनेगा उसमें ये ऐड नहीं होगा, बाकी यहाँ से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको न्यूनतम मार्क्स कुछ नहीं है, न्यूनतम 0 है और अधिकतम 150 है, ठीक है। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। आपको भाषा और साहित्य के बारे में मैं और भी जब क्लास लूँगा तो जितने भी भाषा है उसके बारे में और साहित्य के बारे में बताऊँगा। तो जैसे झारखंड सरकार जो है अपने लगभग 15 पहले से थे, और 2 अबर वाला सुने होंगे कि उर्दू को भी और मतलब अपने भाषा में साहित्य में जोड़ लिया गया है। नागपुरी और अबर वाला में नागपुरी और जो उर्दू है उसको भी भाषा साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। तो 70 लैंग्वेज में आपको एक जो है उससे 3 घंटा में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा साहित्य से। तीसरा जो है आपको सामान्य अध्ययन, सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं हम कि सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे। इससे आपको जो है वो इतिहास प्लस भूगोल, ये दोनों जो है सेक्शन वाइज बटे होंगे, सेक्शन वाइज बटे होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में हिस्ट्री और सेक्शन बी में जियोग्राफी, और ये दोनों 100 मार्क्स का होंगे। जब मैं इसका सिलेबस बताऊंगा, जो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, इसका जब मैं सिलेबस बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं आपको 100 मार्क्स का पूरा
चर्चा उस समय अच्छे से मैं करूँगा। अब चौथा आता है भारतीय संविधान। यानी कि भारतीय संविधान यानी भारत की राज्य व्यवस्था, इससे भी जो है 200 मार्क्स का होगा और इसमें सेक्शन वाइज नहीं बटा होगा, लेकिन 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर में आपको कंप्लीट करना होंगे। और पांचवा जो है वो आर्थिक, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इससे भी 200 मार्क्स का होगा और ये भी 3 आवर में आपको पूरे कंप्लीट करने होंगे। और छठा जो है वो छठा आपको और ये छठा जो है आपको विज्ञान एवं तकनीकी, इससे जो है आपको भी 200 नंबर का होगा, वो भी 3 घंटा में आपको पूरा कंप्लीट किए जाएंगे। और देखिए इससे पहले पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 ये जो था ये 100 नंबर का था, ये जो है 150 नंबर का है, ये 200 नंबर का है। आप जब सभी को ऐड करेंगे तो 2, 4, 6, 2, 8, 9, 10, 150। आप लोग बोलिएगा कि सर आपने तो बताया कि 1150 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर और कहाँ है, क्या मेरा इतना ही में मेरा मेरिट बन जाएगा? वैसा नहीं है। आप जब इसमें उत्तीर्ण होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तब आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको 100 मार्क्स का पूछे जाएंगे, मतलब जितने भी चेयरमैन रहेंगे वहाँ जो भी वो आपसे प्रश्न बातचीत करेंगे और उस हिसाब से आपका नंबर वहाँ मार्क्स दिए जाएंगे। 100 मार्क्स इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 1150। और इसमें से आप बोलेंगे कि सर इसमें हमें कितना मार्क्स लाना होगा, तो देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर कम पद रहा यानी कि जो सीट है वो कम है, मतलब कम सीट है, तो आपको लगभग 1150 में लगभग 700, 750, 800 इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी ग्रेड का जॉब मिल जाएगा। इतना मार्क्स आपको लाना जनरल के लिए बहुत ही जरूरी होगा, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। आप बोलेंगे कि सर हमें तो इतना बता दिया, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कौन सा बुक पढ़ेंगे, क्या हमें पढ़ना कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो देखिए जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में है, 12th क्लास में जो भी है जो स्टूडेंट हैं, वो अगर चाहेंगे कि सर हम जेपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं कब से करना प्रारंभ कर दूं? तो देखिए अगर यदि आप इसमें देखिए, इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी यानी इंग्लिश, आप दोनों में ही किसी में भी एग्जाम, मतलब दोनों लैंग्वेज में आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कोई बात ही नहीं है कि आप हिंदी में ही दें या आप इंग्लिश में ही दें। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है सर, तो मैं नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी का भी ऑप्शन दिया गया है, आप हिंदी भी लिख सकते हैं। तो जब आप 12th क्लास पास हो गए हैं यानी इंटरमीडिएट, जब इंटरमीडिएट यानी कि आप लगभग देखिए 15 साल यानी 15 ईयर जो है वो मैट्रिक का एग्जाम दिए, यानी उस समय लगभग सभी का 15 ईयर होता है। आप 2 साल
ट्वेल्थ क्लास दिए हैं, 2 ईयर यानी कि ट्वेल्थ क्लास, इंटरमीडिएट आप इंटरमीडिएट यानी कि प्रवेशिका पास कर चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 15 2 17 साल हुआ सर, यानी कि फिर 17 ईयर हुआ सर, तो आपने तो बोला 21 ईयर तक का फॉर्म भर सकता है। तो देखिए यहाँ से आप जब 17 साल का होंगे, ठीक है, तो कोई जब बीए होंगे या बीकॉम होंगे या बीएससी होंगे या बीटेक करेंगे, और भी कई जो है स्ट्रीम है आप वो सब करेंगे। तो जो फोकस किए हैं जेपीएससी पर, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि जब आप 12th क्लास पास किए हैं, ठीक है, उसके बाद मान लिया जाए आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, आप बीए कर रहे हैं, तो जब आप इसमें तो सेमेस्टर बटा हुआ है, 6 सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6, मैं बता देता हूँ सभी सेमेस्टर में किस तरह से तैयारी करें। जब आप बीए कर रहे हैं, मान लिया जाए आप हिस्ट्री ऑनर्स रखें, तो यहाँ से तो आपका हिस्ट्री तो मजबूत बना ही रहेगा। और जब आप 12th क्लास पास कर ही लिए हैं, तो 12th क्लास तक का जो भी बुक है, एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको मतलब पूरी तरह से मेहनत करके आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आप इतना कर लिए तो सेमेस्टर 1 में गए, आप हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा जो है आप एनसीईआरटी बुक में जियोग्राफी पढ़े, इकोनॉमिक पढ़े, और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान तो खैर साइड बुक ही पढ़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि विज्ञान में कुछ जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको भी पढ़ना। देखिए पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो है विज्ञान जो है वो साइड बुक से पढ़ने से आपका अच्छा पकड़ रहेगा। और आप एक बात है, आप हर रोज करंट अफेयर पूरा रिवीजन करते रहे, हमेशा पढ़ते रहे उसको, हर रोज कम से कम 45 मिनट रिवीजन हमेशा हर रोज ये चीज आपको बहुत ही पकड़ वाला चीज है। ये चीज आपको पढ़ने में जो ये जियोग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पढ़ेंगे, इन सब से रिलेटेड करके आपको एनालिसिस करके आपको करंट अफेयर को तैयार करना है। जब आप सेमेस्टर 2 में गए तो इसी तरह से मतलब जो एनसीईआरटी बुक जितने भी हैं 6, आप बोलेंगे सर हम कौन सा एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे सर, कितना तक का पढ़ेंगे सर। देखिए मान लिया जाए आप यहाँ 3 साल आप यहाँ लगा दिए, ठीक है, आने के लिए 20 ईयर, आप तो अभी 20 ईयर का है सर, न्यूनतम एज तो 21 ईयर है। तो देखिए 15 साल ये, 2 साल ये और 3 साल ये, 3 साल ये जो है हिस्ट्री ऑनर्स में मान लिया जाए आप कोई भी ऑनर्स रखे हैं, ठीक है, तो उसमें आप एनसीईआरटी देखिए, ये जो है ना इस जेपीएससी का कुंजी मान लो एनसीईआरटी बुक, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो भी है वो आप साइड बुक भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एनसीईआरटी बहुत ही खास भूमिका प्रदान करती है। तो देखिए अब जब आप एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास, इसको जो है आपको मतलब इसलिए मैं पढ़ने बोल रहा हूँ सर, आप लोग बोलिएगा सर ये तो हम पढ़ चुके हैं सर, तो फिर क्यों पढ़े। देखिए जो भी आप पढ़ चुके हैं वो तो सही है, आप अगर अच्छी तरह से एनालिसिस करके पढ़े हैं तो आप ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। लेकिन आप ये जो है साइड बुक अभी एकदम ना पढ़ें, मैं राय देता हूँ कि आप साइड बुक अभी ना पढ़ें, आप एनसीईआरटी के पूरा नोट्स के साथ अच्छी तरह से एनालिसिस करके पढ़ें, अच्छी टॉपिक आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप साइड बुक को खरीदें और साइड बुक पढ़ें जब मैं बताऊंगा। देखिए 6 to 12 क्लास का आपका एनसीईआरटी कंप्लीट है, नोट्स भी कंप्लीट है, आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। जब आप
मान लिया जाए आप बैचलर डिग्री पास कर चुके हैं, ठीक है। तो बोलिएगा सर अभी तो मेरा 20 ईयर हुआ है। अब देखिए आपका एनसीईआरटी तो कंप्लीट है, आप हर भाषा को आने की हिंदी में अगर लिखेंगे तो उसमें बहुत सी कठिन कठिन शब्द लिखे होते हैं, उन सब को समझना होता है। तो एनसीईआरटी जब आपका कंप्लीट रहेगा तो आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप बैचलर डिग्री कर लेंगे तो 1 साल, जो 20 ईयर है इसमें 1 साल और ऐड कर दो, यानी कि 21 ईयर आपको शायद जितने भी शायद बुक है, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो या नितिन सिंघानिया हो, आप जितने भी फेमस जो है वो सभी बुक आप मान लीजिए आप 1 साल नहीं तो लगभग 2 साल, मान लो 2 ईयर, यानी कि आपका 22 ईयर में आप पूरी कंप्लीट कर लें। आपको करंट अफेयर हमेशा तो मैं पढ़ने के लिए बताया है। अब 22 ईयर का हो गया, आपने एग्जाम लिखा। अगर यदि आप कोई पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं किए हैं तो इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप 22 ईयर में जब आप एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका जितना भी कड़ी मेहनत के साथ करेंगे तो आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में अगर धूम नहीं मचा दिए तो हमें बोलिएगा, एकदम धूम मचा के रख देंगे। आपको अच्छी पोस्ट के साथ, आपको एक इज्जत प्रतिष्ठा गांव समाज में आपको एक अच्छा प्रतिष्ठा के साथ देखेंगे सभी लोग, क्योंकि 20 इयर्स में जो है वो बहुत ही 20 ईयर में कोई जॉब ले लेता है तो उसे बहुत ही सराहनीय, यानी कि बहुत ही अच्छा और इज्जत के साथ समाज में उसको, या गांव में देखते होंगे अभी भी कि जिनका जॉब होता है उनको अभी भी बहुत ही इज्जत दिया जाता है। तो आपको एक इज्जत प्रतिष्ठा के साथ बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, बहुत ही खुशी महसूस होगी अपने आप में। जब आप इतना वर्ष में कंप्लीट कर लिए, मान लिया जाए कि किसी कारणवश आपका 21 ईयर में छूट गया और जेपीएससी जो सरकार जो है वो 1 साल में नहीं, मतलब फिर जब आप 23 ईयर का हुए तो एग्जाम नहीं ले पाए, तो नियमावली के अनुसार दूसरे साल में जब लेंगे तो आप 24 ईयर का होंगे। और जब आपका मान लिया जब इंटरव्यू मेंस तक गए, इंटरव्यू में कुछ कमी की वजह से आप छट गए तो इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप कड़ी मेहनत हमेशा लगातार करते रहे। तो इसका जो मेन जो मकसद है वो लगातार मेहनत है, लगातार कंटिन्यू। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप सोचेंगे कि अगर 2 दिन में या 1 महीना या 2 महीना 10 महीना 1 साल पढ़ के मैं नौकरी ले लूँ, तो ये नहीं हो सकता। बहुत ही कम ही लोग हैं जो 1 साल प्रिपेयर करके और जॉब ले लिए, बहुत कम ही लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी यात्रा कह सकते हैं, बहुत ही लंबी है और इसमें आपको लगातार नियंत्रण बनाते हुए हमेशा चलते रहना है और पढ़ते रहना है। अगर यदि आप पीसीएस, आप इससे आपका पीसीएस जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगी और आप अच्छी जॉब के साथ, एक अच्छी प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि और आपको क्या चाहिए, कि आप जो भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं वो उनका जो प्रिपरेशन में सहयोग हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए मिलेंगे आप अगले वीडियो में। मैं क्लास अगले दिन में अगले वीडियो में जो पुरानी क्लास रेगुलर ले रहा था उसी तरह मैं रेगुलर की तौर पर मैं लूँगा। बहुत से लोगों का कहना कि सर
हमें इसके बारे में बताइए कि जो भी कंडक्ट कराते हैं जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग कि आप जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या गुणवत्ता होना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप एक चीज़ और बता देंगे कि अगर यदि आप पुलिस ग्रेड का, कहने का मतलब है अगर मान लिया जाए डीएसपी है, ठीक है, डीएसपी है या फिर बीडीओ है, ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन है कह सकते हैं, ठीक है, ये जो है एक अधिकारी है बीडीओ। ये जो है ना बहुत ही मतलब एक प्रखंड जो है, ये एक प्रखंड आपके इशारे पर चलेगा, मतलब आप जो बोलेंगे वही प्रखंड के लोग को कहना है, करना है। और आपका भी जो है वो निश्चित कर दिया गया है कि आप इतना, मतलब आपका काम है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं और प्रखंड का विकास करना है, योजनाओं के साथ ये योजनाओं को प्रदान करना है, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है ये वीडियो का काम है। प्रखंड को, अपने प्रखंड को, अपने क्षेत्र को कैसे विकास करें, ये सब वीडियो का काम है। तो इसी तरह बहुत से पद जो है आपको, जैसे सीईओ है, सर्कल ऑफिसर, इसमें अंचल अधिकारी बोलते हैं, तो ये भी आपको मतलब जो भी एक प्रखंड है, इस प्रखंड में जो भी जमीनी विवाद है या जमीन जितना भी है उसका रिकॉर्ड रखना है, उसका रसीद पत्र जो भी है वो क्लियर करना है। तो आप एक जिम्मेदार अधिकारी हो जाएंगे अगर यदि आप जेपीएससी पास करेंगे। आप इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 2 साल 3 साल आपको जो है वो ये थी क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग करवाएगा, ट्रेनिंग करवाएंगे कैसे कार्य करना है, कैसे क्या करना है, इन सब को बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो में।